नमस्कार सभी को। मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से आपकी चल रही हो। आज का जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के कुछ नदी बेसिन, इनको लेकर के ही हम आज बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, क्योंकि आज की अगर हम बात करें, आज जो है, आप सभी को पता है कि आज 21 जून है। आज आज जो है वो 21 जून है। और 21 जून आज, अभी आप जानते हैं कि विश्व योगा दिवस भी है आज। विश्व योगा डे भी है आज। विश्व योगा दिवस भी है आज। विश्व योग दिवस या योगा दिवस भी आज 21 जून। आप बताइए, डेट आज इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें तो 2014 में, 24 नहीं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, और उस प्रस्ताव के द्वारा इसको 2014 में ही लगभग कम से कम 173 देशों ने इसको मंजूरी दी। और उसी को लेकर के ही 21 जून यानी अगले साल यानी 2015 में 21 जून को पहला विश्व योगा दिवस मनाया गया था। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक योग के द्वारा मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से मजबूत होता है। और 2014 में ये प्रस्ताव रखा गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और 2015 से ये 15 जून यानी कितना, 21 जून 2015 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व योगा दिवस, ठीक है। 2015 से मनाया जाता है विश्व योगा दिवस, और आज भी हमारा विश्व योगा दिवस ही है। 20 जून को मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है, यानी मैंने एक स्टेटस देखा था, और मैंने वहाँ पे देखा कि यूपी पुलिस में लगभग 53,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आपका जो सपना है वर्दी का, मिशन वर्दी आपका इस बार अवश्य पूरा हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को ज्वाइन करते रहिए और क्लास कंटिन्यू अपना रखिए। अभी देखिए, वो जो है एक नोटिफिकेशन जो आया है, वो नोटिफिकेशन एक अखबार के माध्यम से है। लेकिन जब आपको पूरी तरीके से एक ऑफिशियली साइट जो होती है सरकारी रिजल्ट.com, जो जिसे हम कहते हैं, उस पर जिस दिन नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आ जाए तो समझ लेना कि वैकेंसी आपके आ गई है। अन्यथा आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को फोकस कीजिए। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो उसी पर लगे रहिए, इससे आप मत भटकिए अभी फिलहाल। क्योंकि देखिए, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है, इसमें आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। बस इतना है कि ये मैथ जो है 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, ये आपके 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। और आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, वो 50 नंबर है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर, बस ये आपको कंप्यूटर है ये पढ़ना। बस ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। ये तो पूरा इतना इसमें आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन जिसे आप यहाँ पर क्या है कि अगर यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस की, तो वहां पर आपको हिंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हिंदी। हिंदी आ जाएगी, तो हिंदी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। याद रखना कि आपको सिर्फ हिंदी की ही आवश्यकता पड़ेगी इसमें, अन्यथा आपके सब्जेक्ट वही हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है। दिल्ली पुलिस का जो पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 1.5 घंटे का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका आप ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग से बचें, जितना हो सके सही कर आएँ, नेगेटिव ना कर आएँ, क्योंकि नेगेटिव ही हमें पीछे की ओर खींच देते हैं। याद रखना, आप तैयारी को इस तरीके से बनाइए कि आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी मेरी बातें आप तक समझ गए होंगे, आप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। मैं कोई हमें मोटिवेशन लाइन नहीं कह रहा हूँ, या मोटिवेशन वाली कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप मोटिवेट हो। मैंने क्या कहा था? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी मोटिवेट करता है, आप नहीं मोटिवेट होगे। मोटिवेट जो हो गए आप, जब मोटिवेशन अपने अंदर से निकलेगा तभी हम मोटिवेट होते हैं। जब मोटिवेशन की बात आए ना, जब भटकने लग जाओ तैयारी से इधर उधर, तो एक बार अपने परिवार की ओर देख लेना। पिता किस तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और उनकी स्थिति परिस्थिति को एक बार देख लेना, खुद मोटिवेशन अपने अंदर से आ जाएगा। दुनिया भर की बात है कि मोटिवेशन वाली ये चीज़ें वो चीज़ें, कहीं कुछ नहीं। जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं निकालोगे, अपने अंदर से पढ़ने की क्षमता नहीं लेकर आओगे, अपने अंदर के मन को नहीं जगाओगे कि मैं पढ़ूं, तब तक आप मोटिवेट नहीं होगे।
ठीक है, चलिए, आपको मेरी बातें बकवास भी लग रही होंगी बहुत सारी, मैं अब टॉपिक की ओर चलता हूँ। हमारा है आज का भारत के नदी बेसिन, और इस नदी बेसिन के अंतर्गत हमने भारत के प्रमुख नदी बेसिन देखे, और इस नदी बेसिन को मैंने कराया था कि भारत में कितने नदी बेसिन है, कौन कौन सा है। और अब जो हम बात करेंगे भारत के प्रमुख नदी तंत्र, भारत के प्रमुख नदी तंत्र की हम बात करेंगे तो भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। भारत का नदी तंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यानी दो भाग होते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में, दो भाग हैं। एक है आपका, एक नदी तंत्र है आपका जिसे बोलते हैं हम हिमालय नदी तंत्र। एक हिमालय नदी तंत्र है, और एक है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, नदी तंत्र। दो नदी तंत्र हैं आपके पास, एक आपका हिमालय नदी तंत्र है, एक आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। अब प्रायद्वीपीय क्या होता है, हिमालय बताएं तो देखिए, हिमालय की हम बात करें कि भारत के उत्तर में एक ऐसी विशाल पर्वतमाला जो भारत के उत्तर में स्थित है, इसे हिमालय कहा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के मैंने पूरा एकदम पूरे सटीक लेक्चर दिए हैं, आप वहां पर जाके देखिए, एक एक चीज आपको हिमालय के बारे में पता चल जाएगा। अब पढ़िए, वीडियो 1 या 2 मिनट मत देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एजुकेशन है। आपने बेशक हिमालय पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, आज इसमें देख लेना। उस वीडियो में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। भारत की आपने प्रमुख नदियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ नदियाँ आपने ऐसी हैं जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, छोड़ दी होंगी, मैं आपको उन्हें भी पढ़ाऊंगा। नदी तंत्र में से क्वेश्चन आते जाते हैं, जैसे कि प्रमुख नदी बांध पूछ लिया जाए कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, जैसे चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, फरक्का बैराज किस नदी के पर स्थित है, हरि के बैराज किस नदी के तट पर, हरि के बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो नदियों से संबंधित होते हैं, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको भटकना कहीं नहीं है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, करते रहिए। तो हिमालय नदी तंत्र यानी कौन से तंत्र, भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है जिसे हिमालय नाम दिया गया है, और इससे कुछ नदियां निकल कर आती हैं। जो हिमालय से नदी निकलती है उन्हें हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, और इन्हें ही हिमालय नदी तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो देखिए कौन कौन सी नदियां आ रही हैं। देखिए, पहला है, नंबर फर्स्ट की बात करें तो पहला है सिंधु नदी तंत्र। आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ मेरे देख भी रखा होगा, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है सिंधु नदी तंत्र। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और एक है आपका नंबर 3 गंगा नदी तंत्र। ये 3 तंत्र हैं प्रमुख, मुख्य रूप से हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से गंगा और सॉरी जिनमें से सबसे पहले आती है सिंधु। सिंधु नदी तंत्र होता क्या है, देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो मुख्य और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना होता है, इसे सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। यानी जो हमारी सिंधु नदी मुख्य नदी है, आप सभी जानते हैं कहाँ से निकलती है। ये एक ग्लेशियर है जो आपके कहाँ पड़ता है, जिसे हम, ठीक है, देखिए ये पड़ता है आपका तिब्बत में स्थित है एक ग्लेशियर। इसके ग्लेशियर का नाम को बताया हमारा बोखरचू ग्लेशियर, उसे हम कहते हैं, तिब्बत में स्थित है। और यहीं से निकलती है आपकी सिंधु नदी, और सिंधु की कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, इनसे जो मिलकर बन रहा है वो सिंधु नदी तंत्र कहलाता है। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बना एक ऐसा तंत्र, इसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। वहीं गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र कहलाता है। अब हम बात करें यहाँ पर कि प्रायद्वीप, पहले तो समझ लीजिए कि प्रायद्वीप होता क्या है। पहले मैं प्रायद्वीप बता देता हूँ। देखिए, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है, एक ऐसा, एक ऐसा स्थलीय भाग जो
तीन ओर से जल से घिरा है। तीन ओर से जल से घिरा है, इसे क्या बोलते हैं? यानी एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये अरब सागर, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर आप देखोगे तो इधर में पड़ता भाई साहब हिंद महासागर। हिंद महासागर, भारत यानी एक ऐसा भी सागर है, 5 महासागर है आपको पता। उन 5 महासागरों में एक ऐसा भी महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, यानी हमारा प्यारा भारत देश है, उसके नाम पर रखा गया है आपका हिंद महासागर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए, तो हिंद महासागर है यहाँ पे। तो एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो नदियां आती है उन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है, क्योंकि भारतीय की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रायद्वीप की, तो भाई साहब इसमें आता है कि के अंतर्गत जो नदियां हैं, अब ये कहाँ से शुरू होता है? ये होता है आपका इस वाले क्षेत्र से, यानी मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है, यही आपका प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, चलिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब इसके विषय में हमें जानना है कि कौन कौन से। देखिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत कई नदी तंत्र आते हैं, जैसे कि अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? भाई साहब याद रखना, देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदी तंत्र आते हैं उनमें से पहला हम लिखेंगे नाम, ऊपर से चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके साबरमती नदी, ऊपर से चलते हैं, साबरमती, साबरमती। नीचे चलते हैं माही, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ज्यादातर जो है बस सिर्फ ये पूछा जाता है माही नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, ये सब चीजें वहां आती हैं। साबरमती नदी, माही नदी। अब आइए नर्मदा, नर्मदा, तापी। ठीक है, अब आपके गोदावरी, गोदावरी। इसी के साथ साथ यहाँ आइए, गोदावरी के बाद देखिए ऊपर जो है, पहले हम इसको ले लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे पूरब की ओर। गोदावरी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें गोदावरी के साथ साथ, तो यहाँ पे भैया कृष्णा है, कावेरी है, कृष्णा है, कावेरी है। और भाई साहब देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए इधर, महानदी, महानदी। ये कुछ नदी तंत्र हैं जो प्रायद्वीप के भारत के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीप भारत के कुछ प्रमुख नदी तंत्र, आप इनको नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलें, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, जल विभाजक के आधार पर है, ये आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। देखिए, दिख तो रहा है सभी को, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। देखिए, भारत में अगर छोटी बड़ी कुल नदियों को देखा जाए तो 4000 से भी अधिक नदियाँ बताई गई हैं, लेकिन मुख्य नदियाँ 200 हैं। इन 200 नदियों की बात करें तो कौन कौन सी, देखिए अब इनमें से देखिए बहुत सारी नदियाँ आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं मेरे साथ। 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से कुल मिलाकर बहुत सारी नदियाँ आप देख रहे होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हम रह कहाँ रहे हैं? भारत में संपूर्ण नदियाँ नदियाँ हैं, बताइए कहाँ तक क्या है? यहाँ तुंगभद्रा है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगई है, पेरियार है, बहुत सारी नदियाँ हैं जी। यहाँ पे देखो पूरा, देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र के जो जितनी भी नदियाँ हैं, ये ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा, सबसे बड़ा नदी तंत्र भारत का गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ देखिए, गंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक है, कोसी है। फिर इधर से भी आ रही है भाई साहब, यहाँ पर आकर के मिलती है आपके ब्रह्मपुत्र भी। ठीक है, दामोदर, तो दामोदर तो अलग चली जाती है। यहाँ पे आपके हुगली नदी निकलती है फरक्का बैराज से पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चंबल है, सिंध, बेतवा, केन है, ये सब यमुना की, यमुना जाकर कहाँ मिलती है? गंगा में। सोन नदी यहाँ पर है,
ठीक है। सोन नदी बिहार, सोन नदी के संगम तट पर आपके पाटलिपुत्र बसा हुआ है, ठीक है, सोन और गंगा के संगम के तट पर। चलिए, तो बहुत सारी नदियां हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए, लूनी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, पैनगंगा है, वैनगंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा, कावेरी है, तेल नदी है, महानदी है, दामोदर है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी है। बहुत सारी नदियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। चलें, अब बात करते हैं हम आगे। जो हमारा अगला जो है विषय है वो हमारा है, भाई साहब, ये रहा हमारा, इसे बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। जी, आप कहोगे कौन सा नदी तंत्र? मैं कहूंगा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, देखा तो आपने बहुत होगा, द बुद्धा क्लासेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुद्धा क्लासेस की ओर से ये लगाया गया है। इसे बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। आइए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी, देखिए, आपको सिंधु नदी की लंबाइयाँ अलग अलग भी मिलेंगी बहुत सारी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है, प्राचीन काल का नाम और वैसे नाम। बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। सिंधु नदी को प्राचीन काल में सिंधु नदी के नाम से भी जानते थे और वर्तमान में इसको सिंध या सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। इसके कई नाम हैं। सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, एक नाम इसका आता है, इसे हम सिंध नदी भी कहते थे और सिंधु नदी भी कहते हैं। सिंधु, सिंध है, सिंधु है, ठीक है, सिंगी खंबन, सिंगी खंबन और शेरमुख, ठीक है। देखिए, इनका ये जो नाम है इसके, ये एक नाम है सिंध नदी। प्राचीन काल में इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसे सिंध और सिंधु दोनों कहते हैं। ये प्राचीन कालीन नाम है। कब के नाम है जी? ये ऋग्वेदिक कालीन नाम है, इनको बोलते हैं हम ऋग्वेदिक कालीन नाम। कौन सा है जी? सिंधु नदी। इसे ऋग्वेद में सिंधु नदी के नाम से जानते थे, ऋग्वेदिक कालीन। ठीक है, कौन सा है जी? ऋग्वेदिक। ये आपके ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी को जाना जाता था। यानी ऋग्वेदिक काल ही नहीं, सिंधु की सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, सिंधु। लेकिन अब इसे सिंगी खंबन और शेरमुख कहाँ कहा जाता? देखिए, ये आप कहोगे जी तिब्बत में, तिब्बत में इसे इस नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे इस नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, तिब्बत में इसे सिंगी खंबन या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना कि सिंधु नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? सिंगी खंबन और शेरमुख के नाम से भी इसे जानते हैं। सामान्यतः इसकी लंबाई की बात करें कि भाई साहब इसकी लंबाई कहाँ है, लेकिन पहले उससे हम देखेंगे कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, स्त्रोत। उद्भव, सिंधु नदी का उद्भव, या हम इसे बोलते हैं स्त्रोत, यानी कहाँ से निकल कर आई है। इसके पिताजी कौन है सिंधु नदी के, आपको बताना है। जिस तरीके से कि पूछते हैं ना, बेटा क्या नाम है? राहुल नाम है। तो आपके पिता का क्या नाम है? ये नाम है जी मेरे पिता का। तो पिता पूछते हैं ना, सिंधु नदी कहाँ से निकल कर आई है भाई साहब, ये भी तो याद रखिए। तो सिंधु नदी जो निकल कर आती है, बोखर चू ग्लेशियर से निकल कर आती है, याद रखना, तिब्बत में जो स्थित है। इससे निकल कर आती है, बोखर चू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, बोखर चू ग्लेशियर से। कहाँ से जी? बोखर चू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत में स्थित है। बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो सामान्यतः तो इसकी ऊंचाई होती है, जहां से निकल कर आती है तिब्बत से, तो इसकी ऊंचाई है 6714 मीटर। कितना है जी? 6000। बोखरचू ग्लेशियर की ऊंचाई है समुद्र तल से 6714 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है जी, ऊंचाई। यानी तिब्बत में स्थित एक बोखरचू ग्लेशियर पड़ता है। देखिए, ये रहा बोखरचू ग्लेशियर, ये है बोखरचू ग्लेशियर, ये वाला, इसे बोखरचू ग्लेशियर कहते हैं। और ये यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है आपके सिंधु नदी। ठीक है जी। तो अब जानते हैं, उद्भव तो हो गया हमारा, अब जानते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की। सामान्यतः इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो भाई साहब, इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? लंबाई, लंबाई कितनी है जी? इसकी लंबाई देखिए, मैं बता दूं आपको कि इसकी लंबाई, एक माजिद हुसैन एक बुक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे,
उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसे माजिद हुसैन की भारत का भूगोल, उनके द्वारा 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई दी गई है। ऑथेंटिक बुक है, बहुत सारी जगह पे पढ़ी जाती है, और आईएसपीसीएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर परचेज भी करते हैं इसको। बहुत बेहतर बुक मानी गई है ये। और इसमें जो इसकी लंबाई बताई गई है वो 2880 किलोमीटर है जी। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में इसकी लंबाई जो है अन्य में 3180 किलोमीटर दिया हुआ है। और देखिए कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो गूगल सर्च मारते हैं, तो गूगल सर्च पे भी आपका देखिए 3180 किलोमीटर ही मिलेगा आपको। और गूगल पे मत जाइए। ये मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने लिखवाया था कि 3180 किलोमीटर ही मैंने लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई थी। मैंने उसे बताया था सबसे पहले 2880 किलोमीटर, लेकिन वो बोला कि सर आपने गलत लिखवाया है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है। मैंने कहा देखिए 28, अगले दिन मुझसे बोला था कि 2880 किलोमीटर नहीं है, सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने आपको 2880 किलोमीटर भी बताया था, मैंने 2900 किलोमीटर भी बताया था, और मैंने आपको 3180 किलोमीटर भी बताया था, आपने शायद सुना नहीं होगा। उसके बाद फिर एक अभी आएगा, मैं बताऊंगा वहां पे कि बहुत सारी चीजें आई थी, इस पे डाउट से बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए मैंने बताया था ये माजिद हुसैन की एक बुक है, राइटर हैं वो जो प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो उसमें लिखा गया 2880 किलोमीटर भारत का भूगोल है, उनके द्वारा लिखा गया है। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो गूगल पे भी है, अन्य बुकों में भी लिखा है 3180 किलोमीटर। लेकिन गूगल पे बातें गलत भी होती हैं, ये मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी 4 दिन पहले एक ग्रुप में भेजा था मैसेज, जिसमें मैंने सिंधु नदी की लंबाई 4 जगह मैंने अलग अलग दिखाई थी गूगल पे ही। एक जगह 3180 दे रखी है, एक जगह 3200 किलोमीटर दे रखी है, एक जगह 3610 किलोमीटर दे रखी है। अब बताइए किसकी माने, बताइए किसकी माने अब। तो आप मानिए 2880 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर इसकी, लेकिन 3180 किलोमीटर भी याद रखिए, क्योंकि जब कभी ये आ जाए तो दोनों में से कभी नहीं देगा एक साथ। तो लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर, जिसकी भारत में कुल लंबाई, तो कुल लंबाई 3180 है। और भैया भारत में बात करें तो भारत में कितनी है, और इसके पाकिस्तान में कितनी है। तो भारत में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 709 किलोमीटर, 709 किलोमीटर है इसकी भारत में। इस नदी की जो लंबाई है भारत में 709 किलोमीटर है। जबकि इस नदी की जो लंबाई पाकिस्तान की हम बात करें तो इसमें से पाकिस्तान में आती है भाई साहब 2400 किलोमीटर के आसपास, 2471 किलोमीटर आती है इसकी पाकिस्तान में। पाक में कितना है, पाक प्लस तिब्बत को जोड़ दें तो इसमें जो कितना है 2471 किलोमीटर है जी, 71 किलोमीटर। 2471 किलोमीटर पाकिस्तान और तिब्बत में इसकी लंबाई पड़ती है, 2471 किलोमीटर। वहीं इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र बहुत होता है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। आइए सिंधु नदी का कुछ अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, अपवाह क्षेत्र, ठीक है। अपवाह क्षेत्र मैंने कल ही बताया था, अपवाह क्षेत्र होता क्या है, यानी कितना, कितने भूमि को सिंचित करती है, कहाँ से इसका जल होकर के जाता है, अपवाह क्षेत्र है इसको आपका। कल मैं आपका डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए अपवाह क्षेत्र जो होता है, इसका कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, कुल कहोगे आप कि भाई साहब 11,65,000, ठीक है, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर है इसका अपवाह क्षेत्र। जिसमें से भारत की बात करें तो भारत भारत में इसका 3.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3.2 है इसका शायद, 3.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका है, ठीक है। 3.2 लाख है, 8 नहीं है वो, 3.2 लाख है, इसको याद रखना, 3.2 लाख, 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो अपवाह क्षेत्र है वो भारत में है। और पाक में कितना है, पाक में है जी आपका पाकिस्तान, तो पाक में है आपका, ठीक है, 8.3 या 8.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इतना इसका पाकिस्तान में अपवाह क्षेत्र है और इतना इसका भारत में अपवाह क्षेत्र है। आइए जानते हैं कि इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे चलें, आपने नोट कर लिया होगा। आइए जानते हैं इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। सिंधु की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं आप कहोगे जी, बताइए जल्दी बताइए, वेट नहीं हो रहा नु। ठीक है जी, वेट होगा आपका सर, बिल्कुल। कुछ प्रमुख सहायक नदियां, सहायक नदियां। अब आपसे क्या है कि भाई साहब यहाँ पे पूछा जाएगा कि सहायक नदियां तो आपने लिखवा दी। अब आप बताइए कि सहायक नदियां इसकी दो तरीके से होती हैं, एक इसकी दाएं तट से मिलने वाली, एक है दायां तट, दायां तट, एक है बायां तट, एक दायां तट एक बायां तट। अब देखिए दायां तट बायां तट की बात करें तो भाई साहब देखिए ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकल रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जा रही है सिंधु नदी ऐसे, ये यहाँ से निकल रही है मानसरोवर झील के पास, ये एक पर है बोखरचू ग्लेशियर, यहाँ से जा रही है इस तरीके से, यानी इसका मुंह किधर है, ऐसा है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है। तो भाई साहब ये कौन सा तट है, ये दाया है, और ये कौन सा है जी, बायां है। यानी मेरा बायां इसका बायां, मेरा दायां इसका दायां, तो दायां बायां हो गया। तो देखिए अब यहाँ से निकलिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये श्योक नदी, तो दाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी इसको बोलते हैं हम श्योक नदी। क्या बोलते हैं जी, श्योक नदी। दाएं तट से मिलने वाली पहली नदी है श्योक नदी, श्योक नदी। ये नदी पहले जम्मू कश्मीर से निकलती थी, लेकिन अब जो है ये लद्दाख वाले क्षेत्र से निकलती है, ये यहाँ से निकल कर आती है श्योक नदी, और सिंधु नदी में मिलने वाली दाएं तट से पहली नदी है, इसे बोलते हैं श्योक नदी। दूसरी कौन सी है, दूसरी नदी है इसकी दाएं तट से मिलने वाली गिलगित नदी। कौन सी है जी, गिलगित। सिंधु की दूसरी सहायक नदी दाएं तट से मिलती है गिलगित, और ये कहाँ से आती है, काराकोरम श्रेणी से निकल कर आती है, और ये सीधा कहाँ मिलती है, आगे जाकर के सिंधु नदी में। तीसरी नदी है, इसे बोलते हैं कुर्रम, ठीक है, काबुल, सॉरी काबुल नदी, काबुल नदी तीसरी नदी है। ये कहाँ से आती है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र हिंदू कुश पर्वतमाला से निकल कर आती है, और ये कहाँ मिलती है आकर के, सिंधु में, यानी पाकिस्तान में आकर के मिलती है। चौथी नदी की बात करें तो इसका नाम है कुर्रम, कुर्रम नदी। चौथी नदी कौन सी है, कुर्रम नदी, ठीक है। और पांचवी कौन सी है जी, पांचवी जो इसके दाएं तट से मिलने वाली है उसका नाम है गोमल, गोमल नदी, ठीक है। देखिए ये रही, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा रखा है इसका, लेकिन मैंने आपको बताऊंगा, टेंशन ना लें यहाँ पे। अब आते हैं हम इसकी कुछ प्रमुख जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाया बाया बाया, ठीक है, दाया बाया दाया, यहाँ से। अब दाएं तट से बाएं तट से मिलने वाली नदी सबसे पहली है भाई साहब, आप जानते हैं नाम है इसका झेलम, झेलम नदी। बाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी झेलम, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये तो झेलम जो है ये सतलज की सहायक नदियां हैं, ये तो नहीं मिलती जाके सिंधु में। हाँ जी, ये अपना जल कहाँ गिराती है, सतलज में जाकर गिराती है, सतलज जाकर के अपना जल वहां गिराती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है, ये है सतलज की सहायक नदी। और इनमें से भी जो है ना सतलज की एक सहायक नदी है, देखो ये रही, देखो ये रावी, रावी किसने, देखो यहाँ से आई आपके झेलम, तो झेलम, झेलम में आके मिली आगे रावी, सॉरी चिनाब, चिनाब में आके मिलेगी आगे, ठीक है, और यहाँ से आगे झेलम ही आई, तो झेलम में आके मिलेगी ये आके देखिए रावी नदी, रावी आकर के मिलती है आगे सतलज नदी से। तो याद रखना जी, रावी और सतलज का मिलन यहाँ है, और ये सतलज नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन इनको सिंधु की सहायक नदी माना जाता है। तो दाएं तरफ से, तो क्रम से चलिए, झेलम, चिनाब, सबके प्राचीन नाम है, सबको लिखवाऊंगा, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। कोई पेड कोर्स में इतना भी नहीं देता होगा, आप यहाँ जुड़िए, हम आपको दे रहे हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं सिंधु की, सहायक नदियां दाएं तट से बाएं तट से, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। दायां तट बायां तट, कौन से मिलने वाली, दाएं तट से बाएं तट से, याद रखना क्रम से है ये, उत्तर से दक्षिण क्रम में है ये। सबसे पहले मिलेगी दाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी श्योक नदी, कहाँ से निकलती थी पहले, जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब कहाँ से निकलती है, लद्दाख से। गिलगित नदी काराकोरम श्रेणी से निकल करके आती है, और दूसरी मिलने वाली सब दाएं तरफ से दूसरे नंबर पे मिलने वाली गिलगित, तीसरे नंबर पे काबुल, चौथे पे कुर्रम, पांचवें पे गोमल। इधर से आ जाइए आप द्वारा, पहले पे झेलम, दूसरे पे चिनाब, तीसरे पे रावी। व्यास भी इसी की मानी जाती है, लेकिन व्यास जो भारत में ही,
भारत के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहीं से समाप्त हो जाती है भारत में। सतलज सतलुज आगे जाकर के मिलती है किसमें, वे मिलती है जी आगे जाकर मिठानकोट पे सिंधु नदी में, ठीक है। चलिए ये इसकी प्रमुख नदियां, आइए जानते हैं इसके कुछ अलग से फैक्ट्स के बारे में। देखिए सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी यह नदी भारत में तिब्बत से आकर, यह नदी तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल करके आती है और भारत में लेह में प्रवेश करती है। क्या इसमें प्रवेश करती है, लेह में। पहला पॉइंट क्या है, भारत में लेह में प्रवेश करती है, लेह में प्रवेश करती है। ठीक है, यह नदी लेह में प्रवेश करती है। नंबर 2, एक देखिए इसका नंबर 2 की बात करें तो इसमें एक पॉइंट आता है कि यह इस नदी की सबसे अधिक लंबाई काराकोरम श्रेणी में है। सबसे अधिक लंबाई, इस नदी की सबसे अधिक लंबाई काराकोरम, एक काराकोरम श्रेणी पड़ती है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ती है काराकोरम श्रेणी, ठीक है, नहीं सॉरी काराकोरम नहीं, जास्कर 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 श्रेणी। इस नदी की सबसे अधिक लंबाई जास्कर जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, कितना है जी, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है जास्कर श्रेणी में। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो जास्कर श्रेणी में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में सबसे अधिक लंबाई है इस नदी की। चिल्लास के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह नदी भारत से निकल करके एक स्थान है चिल्लास, चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाक में प्रवेश करती है। ठीक है, पाकिस्तान के पास यानी पाकिस्तान में जो प्रवेश करती है उसका नाम है चिल्लास। ठीक है, और कराची के पास जाकर के नदी, ठीक है, कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कराची के पास डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है जी, डेल्टा का निर्माण करती है, कराची के पास जाकर के डेल्टा का निर्माण कर देती है और फिर जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो है ये टॉपिक था। और पहले बताइए मुझे आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप खुद ही कर दोगे। मेरे कहने से कोई नहीं करेगा, मैं कहूँ आपसे कहूँ कि कर दीजिए, आप नहीं करोगे। आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप खुद ही कर दोगे, मैं नहीं बोलूँगा जी, टेंशन ना लें आप। ठीक है, बस आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो हमारी देखते रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब कम देख करके ना भागें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी के लिए जय भारत।